Now let's start with the second part of India's 23 borrowing cost. Exchange difference and foreign currency loan. So exchange difference. Exchange difference में क्या होता है? So इसमें क्या है? For the first time and for the subsequent times. अब for the first time मतलब पहली बार जब रिकॉर्ड करना है exchange difference तो क्या करेंगे? So for the first time if there is a gain वो डील करेगा India's 21 exchange loss P&L अकाउंट में चला जाएगा कि गेन हुआ है तो क्या करेंगे? तो वो exchange loss में डील होता है कि exchange difference की वजह से for the first time के मतलब क्या है 50 हमारे हमारे वक्त था 50 और अब 52 हो गया है तो ये जो लॉस है वो एक्सचेंज लॉस है वो इंडेक्स 21 में बुक होगा इंडेक्स 21 एक्सचेंज लॉस का सेक्शन है स्टैंडर्ड है उसमें डील हो जाएगा नाउ अगर इफ लॉस है सो लोअर ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट एक्चुअल एक्सचेंज लॉस और डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी एंड इंटरेस्ट ऑन FNC is functional currency. So difference between interest on functional currency and interest on foreign currency और उन दोनों में से जो भी लोअर होगा will be treated as a borrowing cost. Now for the subsequent times मतलब अगर दूसरी टाइम हुआ तो मतलब एक बार फर्स्ट ईयर में लॉस या गेन हो गया अब सेकेंड ईयर में भी लॉस या गेन तो अब उसकी ट्रीटमेंट क्या है अगर सेकेंड ईयर में भी एक्सचेंज लॉस हुआ तो फिर तो ये सेम ट्रीटमेंट आएगी कि लोअर ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज एक्चुअल एक्सचेंज लॉस या फिर डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन फंक्शनल करेंसी एंड इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी अगर फिर एक्सचेंज गेन हुआ तो एक्सचेंज लॉस दूसरी बार एक्सचेंज लॉस हुआ तो ये डायरेक्ट आ गया अब एक्सचेंज गेन हुआ कि दूसरी बार एक्सचेंज गेन हुआ सो अगर एक्सचेंज गेन पहली बार एक्सचेंज गेन है और फिर से एक्सचेंज गेन हुआ तो सेम ट्रीटमेंट जो ये पीएनएल में जाती है वो और अगर एक्सचेंज लॉस हुआ तो इफ इन प्रीवियस ईयर देयर वाज एक्सचेंज लॉस ट्रीटमेंट ऑफ डीकैपिटलाइजेशन टू द एक्सटेंट ऑफ लोअर ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल एक्सचेंज लॉस और एक्सचेंज लॉस ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट इन अर्लियर ईयर्स इनटू लोन आउटस्टैंडिंग इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय लोन आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर ये सब में आएगा अभी के लिए फॉर्मूला के हिसाब से याद रख लेते हैं सो फॉर द फर्स्ट टाइम अगर लॉस हुआ और सेकंड टाइम लॉस हुआ तो सेम ट्रीटमेंट मतलब ये वाली डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन फंक्शनल करेंसी एंड इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी और एक्चुअल एक्सचेंज लॉस वो वाली विच इज लोअर वाली ट्रीटमेंट अगर पहली बार गेन हुआ दूसरी बार भी गेन हुआ तो पीएनएल अकाउंट में ले जाएगा वो इंडेक्स 21 देखेगा उसका ट्रीटमेंट पहली बार गेन हुआ और दूसरी बार लॉस हुआ तो ये वाली ट्रीटमेंट अगेन ये दिस वाली ट्रीटमेंट एक्चुअल एक्सचेंज लॉस और डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन फंक्शनल करेंसी नहीं अगर पहली बार गेन है और दूसरी बार लॉस है तो ये वाली जो ट्रीटमेंट है वो हम यूज करेंगे और अगर पहली बार लॉस हुआ है पहली फर्स्ट टाइम लॉस है और दूसरी टाइम गेन है तो डीकैपिटलाइज कर देंगे ये सब सम्स में आएगा तो सम्स में सब क्लियर हो जाएगा नाउ X Limited borrowed a loan of $10 lakh from US at 40 per dollar. Interest rate is 4% per annum. Indian interest rate is 12% per annum. Date of borrowing is 1/4/2014. As on 31st March 2015, exchange rate is rupees 50 is rupees 50 per dollar. Accrued interest and $10,000 of principal amount are repaid on 31st March. Calculate borrowing cost as per Ind AS 23. अब इसमें 3 स्टेप्स सो फर्स्ट एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड इसमें क्या किया 10,000 इंटू 4% इंटू 50 अब इसमें ये पॉइंट ध्यान रखने कि पहले इंटरेस्ट मतलब $10,000 इंटू 4% इंटरेस्ट मतलब फॉरेन करेंसी में पहले इंटरेस्ट लाओ मतलब 400 और फिर उसको 50 के साथ मल्टीप्लाई करो उल्टा नहीं करना कि पहले 10,000 इंटू 50 इंटू 4% सो पहले डॉलर को 10,000 इंटू 4% करो और उसको 50 से मल्टीप्लाई करो उल्टा नहीं करना है नाउ सेकंड पॉइंट एक्सचेंज डिफरेंस टू बी ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट एक्सचेंज डिफरेंस टू बी ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट अब इसमें क्या होगा एक्सचेंज डिफरेंस क्या है 50 माइनस 40 मतलब जो क्लोजिंग 31 मार्च 2015 मतलब क्लोजिंग डेट है तब 50 रुपीज की डॉलर की रेट है और जब हमने लिया था तब 40 रुपीज की थी और $10,000 लिए थे सो उन दोनों का मतलब एक्सचेंज डिफरेंस क्या हुआ 1 लाख सो टोटल एक्सचेंज लॉस अराइजिंग फ्रॉम फ्लक्चुएशन ऑफ फॉरेन करेंसी वाज 1 लाख नाउ इसमें क्या करेंगे लोअर ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट एक्चुअल एक्सचेंज लॉस 1 लाख डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल करेंसी एंड फॉरेन करेंसी अब इंटरेस्ट ऑन फंक्शनल करेंसी और इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी अब फॉरेन करेंसी का तो हमने ढूंढ लिया है ये इंटरेस्ट ऑन फंक्शनल करेंसी है अब
इसका कैसे ढूंढेंगे? 10,000 इंटू 40 इंटू 12%, मतलब इसमें क्या करना है, हमने लोन कितने का लिया, $10,000 था, 40 रुपए की रेट पे लिया था, मतलब 40 लाख का लोन था, और उस पर 12% का इंटरेस्ट, और इन दोनों का डिफरेंस लाके 20,000। अब इन दोनों में जो भी लोअर होगा उतना कैपिटलाइज हो सकता है, उसके कैपिटलाइज होगा कि नहीं उसकी ट्रीटमेंट हमें नहीं पता, बट इतना कैपिटलाइज हो सकता है। सो ₹28,000 इन बोरोइंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज, और जो बचा हुआ 72,000 है वो पीएनएल में चला जाएगा। 72,000 पीएनएल में चला जाएगा 1 लाख वाले में से। सो दिस वॉज डन। नाउ इसके कंटिन्यूएंस में भी, इसके कंटिन्यूएंस में ही है एग्जांपल। एक्सचेंज रेट एज ऑन 31/3/2016 इज ₹52 पर एनम। पहले 50 था, अब 52 हो गया, मतलब पहले भी लॉस था और अब भी लॉस हो रहा है। सो accrued interest and 1,000 of principal are repaid on 31/3/2016, कैलकुलेट बोरोइंग कॉस्ट। अब वहां पे हमने $1 लाख का रीपेमेंट कर दिया, तो अब हमारे पास बैलेंस कितना है, 9,000 इंटू 52 इंटू 4%, 18,720, ये फिगर आ गई। अब एक्सचेंज लॉस, एक $1,000 तो हमने रीपे कर दिया, तो अब हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस 9,000 था। अब 31 मार्च 2016 को बैलेंस 52 है, 31 मार्च 2015 को बैलेंस था 50। सो उन दोनों का डिफरेंस, मतलब $2 का डिफरेंस 9,000 के ऊपर, सो 18,000। नो, डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड फॉरेन करेंसी। अब 1,000 का लोन तो रीपे हो गया, अब 9,000 का बाकी है। सो 9,000 इंटू 40। अब यहाँ पे कैच पॉइंट है कि हर बार फंक्शनल करेंसी का लोन, जो लोन लिया था उस दिन जो करेंसी की वैल्यू थी, फॉरेन करेंसी की वैल्यू थी, उसी वैल्यू पे लिया जाएगा। सो 9,000 इंटू 40 इंटू 12% माइनस ये जो 18,720 आया था वो, मतलब 43,200 माइनस 18,720, 24,480, 24,480। और इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। सो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इज 18,000, और वो ये जो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट है वो तो कैपिटलाइज होगी, बट इन दोनों में से क्या हो सकती है, सो लोअर ऑफ द फॉलोइंग। तो 18,000 हो सकती है, अब उसके आगे ट्रीटमेंट क्या होगा वो हमें नहीं पता। सो 18,000 प्लस 18,720, 36,720 टोटल बोरिंग कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज। टोटल बोरिंग कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज्ड। अब एग्जांपल 7, एज ऑन 31 मार्च, कंटिन्यूअस में ही है, एज ऑन 31 मार्च 2017 एक्सचेंज रेट इज 42 पर डॉलर। अब यहाँ पे चेंज कि पहले 52, अब 48, तो अब गेन होगा। तो अब क्या करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट क्या आएगी, अक्रूड इंटरेस्ट एंड 1 लाख और आर रिपेड ऑन 31/3/2017। सो अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट क्या होगी, 8,000 का बैलेंस है, इंटू 4% इंटू 48, तो आ गया 15,360। आ गया 15। ये तो इजी है, एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट ढूंढना सबसे इजी है, कि जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इंटू इंटरेस्ट रेट जो फॉरेन करेंसी लोन पे लग रहा है, इंटू उस दिन एंड ऑफ द ईयर की जो रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देने का। अब एक्सचेंज डिफरेंस 8,000, अब आज की तारीख में हो गया 58, 48 हो गया, पहले था 52। सो गेन हुआ, गेन कितने का हुआ, 8,000 इंटू 4, 32,000 का गेन हुआ है, 32,000 का गेन हुआ है। नाउ अब ये जो ट्रीटमेंट थी कि पहले पहले हमने सब, पहले लॉस 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 हुआ, अब गेन हुआ, तो कैसे करेंगे डीकैपिटलाइजेशन वाली ट्रीटमेंट। तो डीकैपिटलाइजेशन वाली ट्रीटमेंट में क्या है, एक्चुअल एक्सचेंज गेन या फिर एक्सचेंज लॉन, एक्सचेंज लॉसेस, एक्चुअल एक्सचेंज गेन या फिर एक्सचेंज लॉसेस ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट इन अर्लियर ईयर्स इनटू लोन आउटस्टैंडिंग इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय लोन आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर। अब ये वाली फॉर्मूला वहां पे यूज होगी, तो क्या है फॉर्मूला का यूसेज देख लेते हैं। सो हियर, अब इसमें क्या है कि 2 साल का लोन था, और दोनों साल के हिसाब से हमें कैलकुलेट, दोनों दोनों साल का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब पहले साल का इंटरेस्ट कितना था, पहले साल का इंटरेस्ट जो कैपिटलाइज कर सकते थे वो आया था 28,000, ये वाली जो अमाउंट है वो।
28,000, पहले साल का 28,000 आया था। सो 28,000 इंटू आज की तारीख में कितना आउटस्टैंडिंग है, 8,000। और उस साल में, उस साल का बेस लेके, मतलब उस साल हमारे पास कितना, स्टार्टिंग में कितना था। सो 28,000 उस साल का इंटरेस्ट, आज हमारे पास कितने का लोन आउटस्टैंडिंग पड़ा है वो, और उस साल कितने का आउटस्टैंडिंग पड़ा था वो। सो उसका आंसर आएगा 22,400। अब दूसरा, ये भी ऐड ही करना है, मतलब वो दोनों ऐड होंगे। सो 18,000 उस साल का सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था, इंटू 8,000 इस साल का आउटस्टैंडिंग है, डिवाइड बाई 9,000 सेकेंड ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो उसका आंसर 16,200। सो इन दोनों का एडिशन 38,400, इतना गेन। अब 38,400 मतलब इतना हम डीकेपिटलाइज कर सकते हैं। अब इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, सो 32,000 लोअर है। सो 15,360 माइनस 32,000, 16,640 बोरोइंग कॉस्ट में हम रिवर्सल करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि ये गेन आया है हमारे पास, तो वो डीकैपिटलाइज होगा। अब इसके आगे के समय क्या है कि एक्सचेंज रेट हो गया ₹38 पर डॉलर, मतलब 48 से भी 38 हो गया। अक्रूड इंटरेस्ट 31,300, मतलब एक $1,000 पे कर रहे हैं, और प्रिंसिपल आर रीपेड एज ऑन 31/3/2018। अब इसमें क्या होगा, एक्चुअल एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इक्वल्स टू 7,000 इंटू 4% इंटू 38, 7,000 इंटू 4% इंटू 38 इक्वल्स टू 10,640। अब सेकेंड पॉइंट, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, ए एक्सचेंज डिफरेंस इक्वल्स टू 7,000 आउटस्टैंडिंग है, इस साल हो गया 38, पिछले साल था 48, तो 70,000। और बी, बी आएगा 28,000 इंटू 7,000 डिवाइड बाई 10,000 प्लस 18,000 इंटू 7,000 डिवाइड बाई 9,000 माइनस, क्योंकि गेन आ गया है, सो माइनस 32,000, ये जो लास्ट में कैलकुलेट किया ना हमने, लोअर ऑफ द फॉलोइंग 32,000। सो ये 32,000 इंटू 7,000 डिवाइड बाई 8,000, तो इसका आंसर आएगा 5,600। सो लोअर ऑफ द फॉलोइंग क्या है, 5,600। सो टोटल बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज 10,640 प्लस 5,600 इक्वल्स टू 16,240। यही इंपॉर्टेंट था, एक्सचेंज डिफरेंस वाला पॉइंट अगर समझ में आ गया देन इट्स वेल एंड गुड। मतलब उसमें ही थोड़ी दिक्कत थी, अगर वो क्लियर है तो इट्स कंप्लीटली डन। Now, ABC Limited borrowed a loan of rupees of dollar 50,000 from USA at the rupees 60 per dollar as on 1st April 2019. The fund is utilized to construct a qualifying asset on which the entity started to incur expenses as on 1st June 2019. 1st April 2019 को लोन लिया, 1st June 2019 को बनाना शुरू किया, एक्सपेंडिचर करना शुरू किया। द सेट वाज रेडी फॉर यूज एज ऑन 1st March 2020। 1st March 2020 को रेडी हो गई। द कंस्ट्रक्शन वाज सस्पेंडेड फॉर 1 month ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। इट वाज आल्सो टेम्पररीली स्टॉप फॉर 15 डेज। अब टेम्पररीली स्टॉपेज कैलकुलेट करते ही नहीं है, वो गिना ही नहीं जाता, मतलब वो उसका कोई क्लोजर बोजर नहीं आता, वो पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन में इंक्लूडेड ही हो जाता है। टू चेक वेदर वाटरिंग लेवल इज नेसेसरी, वाटरिंग लेवल के लिए ही किया गया है
इज नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन टू चेक वाटरिंग, मतलब वाटरिंग एक्टिविटी, मतलब वो जो नेसेसिटी है वो पूरा करने के लिए वो सस्पेंड किया गया था। फॉर इनिशियल 2 months द लोन फंडेड वॉज टेम्परली इन्वेस्टेड इन द कंपनी ऑन द रिटर्न ऑफ ₹15,000, 15,000 का हमें रिटर्न मिला। कैलकुलेट बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, यूएस इंटरेस्ट रेट 2.5%, इंडियन इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट 62.5। तो पहले तो पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन अब शुरू कब से होगा, हमारे पास अब दो ही डेट है, एक्सपेंडिचर कब इनकर किया और लोन कब ली, अवेलेबल फॉर यूज कब किया वो नहीं है। तो अब दोनों में से जो भी लेटर होगी वो, तो 1 जून 2019 से हम शुरू करेंगे। तो 1 जून 2019 से 31 मार्च 2022 2020 10 महीने माइनस 2 महीने का 2 महीने का जो 2 महीने का जो क्लोजर हुआ है वो माइनस करेंगे, सो 8 मंथ्स का आ जाएगा पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन। नाउ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब वो क्या, वो कहाँ से आया, 50,000 into 2.5% into 60. So 50,000 into 2.5% into 60 equals to 50,000 into 63.5. 50,000 into 2.5% into 63.5 is equal to 79375. Now difference of foreign currency, 63.5 rate closing rate है, 60 opening rate है, 50,000, so 63 minus 60 into 50,000, 63.5 minus 60 into 50,000 is 1,75,000। सो ये 1,75,000 आ गया। अब इंडिया इंटरेस्ट एज पर इंडियन इंडियन करेंसी, मतलब वो जो हमारे इंडियन करेंसी के हिसाब से ढूंढना था वो, तो वो कितना है, सो 50,000 इक्वल्स टू 50,000 इंटू 60 इंटू इंटरेस्ट रेट 10% है, सो 3 लाख इक्वल्स टू 3 लाख माइनस जो एक्चुअल इंटरेस्ट था वो 79375, वो आ गया 220625। अब 793 से मतलब अब 22065 और 1,75,000 विच एवर इज लोअर, सो 1,75,000, सो 79375 कैपिटलाइज होगा 1,75,000, ऐड होगा बोरोइंग कॉस्ट, मतलब वो हमने फॉर्मूला देखे थे एक, कि अगर ऐसा कुछ भी हो तो ये 3 स्टेप्स है, तो उसके हिसाब से करना है। माइनस 15,000, वो फॉर्मूला भी एक बार दिखा देता हूँ। -15,000 जो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट है वो, उसका आंसर आ गया 293,375 इंटू पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन, आंसर 159,583.32। अब ये जो कैपिटलाइजेशन वाली फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ मैं, वो ये रही, क्योंकि ये स्पेसिफिक बोरोइंग था। सो एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड माइनस टेम्पररी रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सचेंज डिफरेंस टू बी कैपिटलाइज्ड एज बोरोइंग कॉस्ट, मतलब ये जो वाली फॉर्मूला स्पेसिफिक बोरोइंग की, स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, वो वाली फॉर्मूला वहां पे यूज हुई है ना। दिस इज डन, द होल सम इज डन। नाउ डिस्क्लोजर पार्ट पे चले जाते हैं। तो डिस्क्लोज क्या करना है, डिस्क्लोज दो ही चीज करनी है, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी की है, कैपिटलाइजेशन रेट कितना है, वही करना है। नाउ डिफरेंस बिटवीन Ind AS 23 एंड AS 16, क्लैरिफिकेशन ऑन सब्सटेंशियल पीरियड। Ind AS 23 कुछ नहीं बोलता, वो मैनेजमेंट पे छोड़ दिया, कि मैनेजमेंट जो डिसाइड करेगी वो सब्सटेंशियल पीरियड। AS 16 बोलता है कि 12 मंथ्स। ट्रीटमेंट फॉर प्रोसेसिंग चार्जेस, इसमें IRR के थ्रू ही होगा, प्रोसेसिंग चार्जेस IRR के थ्रू ही होगा, वहां पे SLM के बेसिस पे जाने देते थे। गाइडेंस ऑफ क्वालिफाइंग असेट, एक्सक्लूजन ऑफ असेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, गाइडेंस ऑन क्वालिफाइंग असेट एक्सक्लूजन ऑफ असेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, मतलब इसमें दी है इसमें नहीं दी है। क्लैरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी प्रोड्यूस रिपीटेड, मतलब वो जो टेक्सटाइल वाला एग्जांपल दिया था वो यहाँ पे दी गई है, वो यहाँ पे नहीं दी गई है। डिस्क्लोजर ऑन कैपिटलाइजेशन रेट अभी पर क्या है, यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे नहीं दी गई है। So this is the end of Ind AS 23 part 2.